हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 के पुनः एक बार महत्वपूर्ण फैक्ट वाले क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहना, सभी प्रश्नों को एक बारीकी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। प्यारे भाइयों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आयनिक ठोस, ये आपका क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालन होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। देखिए प्यारे भाइयों, विद्युत का चालन कब होता है? जब उस पर आयन मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, मतलब आयन जब गति करेंगे तभी उस पर इलेक्ट्रॉन मतलब प्रवाह होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो धारा कब बहेगी? जब उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, आप नमक की ही बात करते हैं, तो नमक ठोस अवस्था में तो उसमें विद्युत का धारा नहीं बहेगा, मतलब विद्युत का चालन नहीं होगा। लेकिन जब प्यारे भाई उसको हम गर्म कर दें, उसको हम क्या कर दें, द्रवित अवस्था में बदल दें, उसको गलित अवस्था में बदल दें, तब उसमें जो आयन होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे NaCl, तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के रूप में हो जाता है। तो जब Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन के रूप में हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का चालन होने लगता है, और स्टूडेंट इसके कारण से धारा बहने लगती है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। सिंपल है, समझ गए। तो ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते, बंधे हुए रहते हैं, अतः आयनिक ठोस अच्छे चालक नहीं होते। जबकि गलित अवस्था में आयन मुक्त रहते हैं, अतः विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत का चालन होता है। सिंपल, समझ गए ना कि ठोस अवस्था में क्यों? क्योंकि बिल्कुल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं और उसमें मुक्त आयन नहीं होते, जिस कारण से विद्युत का चालन नहीं होता। किंतु प्यारे भाइयों, गलित अवस्था में ये आयन मुक्त हो जाते हैं और आयन आवेशी आयन है, समझ रहे ना। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब बहने लगता है तो आवेश प्रवाह कहलाता है, तो आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। ओके, चीजें क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे भाइयों। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक अगाध वर्ध और तन्य होते हैं? ऐसे कौन से ठोस हैं? अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में 4 प्रकार थे। हमने बताया था आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो उसमें से बताना प्यारे भाइयों कि विद्युत का चालक, अच्छा, धातु परमाणु पर ही विद्युत का चालन होता है, तन्यता का भी गुण पाया जाता है और आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। धातु और अधातु में अंतर आपने पढ़ा है, जिसको आप अच्छे से समझे होंगे। नहीं पता प्यारे भाई तो आप पढ़ लेना धातु और धातु में अंतर। ये धातु का गुण ही है कि धातु में विद्युत का चालन होता है, अगाध वर्धनीयता पाया जाता है और तन्यता का भी गुण होता है। ठीक है, तो धात्विक ठोसों में विद्युत का चालन, अगाध वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार के ठोस में, तो धात्विक ठोस यहां पर ले लेंगे। क्या? धात्विक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस, ठीक है, और एक कौन सा प्यारे भाइयों? आणविक ठोस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार से? अच्छा, तो यहां पर तो इस किस प्रकार, यहां पर लिख लें किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो जो आयन या अणु या परमाणु होगा अपने स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाता है, मतलब वहां पर रिक्ति उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं रिक्ति दोष। रिक्ति दोष किसे कहेंगे? जैसे किसी क्रिस्टल को हम गर्म कर रहे हैं, जब किसी क्रिस्टल को गर्म कर रहे हैं तो आयन वहां से निकल करके या परमाणु या अणु वहां से निकल करके दूसरे जगह चला गया, तो वहां पे खाली बच जाता है, और खाली के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वो रिक्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे? कारण होता है कि जैसे मान लीजिए आपका सरफेस है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर वो अपने चरम मतलब अपने सीमित अवस्था में है, मतलब अपने मूल अवस्था में है, समझने की कोशिश करें। लेकिन जैसे उसको गर्म करेंगे तो वो अपना स्थान छोड़कर कहीं जाएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप किसी कुर्सी में बैठे हैं, चारों ओर और व्यक्ति बैठे हुए हैं, चारों लोग जब परेशान करने लगे आपको, तो आप वहां से परेशान होकर के निकलकर बाहर चले जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे कोई ठोस है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन या आयन, परमाणु, अणु अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार? तो आप लोग थोड़ा समझने के पहले ये कोशिश करें कि रिक्ति का दोष होता क्या है। जब किसी क्रिस्टल से आयन, परमाणु या अणु अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्य जगह चले जाते हैं, जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं रिक्ति का दोष।
और इसके कारण भौतिक गुण में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे घनत्व घट जाता है। घनत्व का घटना क्या कहलाता है, जैसे देखिए घनत्व आप कैसे समझेंगे, आप स्कूल पे है ना 25 लड़के हैं, 25 लड़के बैठ रहे हैं और आप एक बेंच में 2-2 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। अब यदि वहां से 10 लोग निकल जाएं, 10 लोग निकल जाएं, तो प्यारे भाइयों आपके पास अब बेंच ज़्यादा हो जाएगी और बच्चे 15 ही रहेंगे। तो इस कारण से आप एक एक करके भी बैठ सकते हो। मतलब लोगों की कमी होने से आपको थोड़ा सा स्थान मिल जाता है। तो दूर दूर जब अणु व्यवस्थित होते हैं तो घनत्व तो क्या होता है, कम कहलाता है। लेकिन वहीं पे यदि पास पास उपस्थित होते हैं तो घनत्व अधिक कहलाता है। तो रिक्तिका दोष में अणु परमाणु या आयन अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं तो अणु दूर दूर हो जाते हैं, तो घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी घनत्व तो घटता है। चीजें क्लियर हो गया। चलो, कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है? कोऑर्डिनेशन संख्या पर ताप व दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब होता है समन्वयन संख्या। क्या कहलाता है प्यारे भाई? समन्वयन संख्या। जैसे मान के चलते हैं ये आपके पास एक परमाणु है, इसको जितने परमाणु घेर कर रखेंगे, इसको जितने परमाणु घेर कर रखेंगे प्यारे भाइयों, उसकी वो समन्वयन संख्या कहलाती है। जैसे इस परमाणु को कितने घेर के रखे हुए हैं? 6, तो इसकी समन्वयन संख्या 6 कहलाती है। यानी किसी क्रिस्टल जालक का मूल इकाई मतलब संगठन कण है ना, जिसे आयन परमाणु या अणु अपने चारों ओर जितने परमाणुओं से घिरा रहता है उसे हम कहते हैं समन्वयन संख्या। यानी कोई भी एक अणु है या मान लीजिए आयन है, वो अपने चारों ओर जितने आयन से घिरा रहेगा, ठीक है, वो उसका समन्वयन संख्या कहलाएगा। मतलब एक कोई भी रचक इकाई घटक अपने पड़ोसियों से जितने से टच करेगा या जितने पड़ोसियों से घिरा रहेगा वो उसकी क्या कहलाएगी प्यारे भाइयों? कोऑर्डिनेशन संख्या या समन्वयन संख्या। चीजें क्लियर हो गया। समन्वयन संख्या क्या है? जैसे आप 5 लोगों के घेरे के बीच में खड़े हैं तो आपकी समन्वयन संख्या कितनी हो जाएगी? 5। आप 5 लोगों के बीच के घेरे में खड़े हैं तो आपकी समन्वयन संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर प्यारे भाइयों, समझ गए? चलिए आगे क्या बोला है? कोऑर्डिनेशन संख्या पर ताप व दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उच्च दाब पर, अच्छा दाब लगाएंगे तो अणु कहां जाएंगे? पास पास आएंगे। दाब लगाएंगे तो अणु पास पास आएंगे, मतलब ज्यादा टच करेंगे तो समन्वयन संख्या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर यदि ताप बढ़ा दें तो अणु दूर दूर चले जाएंगे तो वहां पर समन्वयन संख्या कम हो जाती है। यानी ताप बढ़ाने पर समन्वयन संख्या में वृद्धि होती है और ताप बढ़ाने पर समन्वयन संख्या में कमी होती है। लेकिन दाब बढ़ा दें तो दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे, जिससे समन्वयन संख्या में वृद्धि हो जाती है। लेकिन वहीं पे यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो गर्म होकर दूर जाने की कोशिश करते हैं, इस कारण से समन्वयन संख्या में कमी आती है। ओके, ये प्रश्न समझ गए। अब बात करते हैं प्यारे भाइयों, एफ केंद्र क्या है? एफ केंद्र क्या है? ठीक है, एफ केंद्र। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगा। छोटा सा अपन बनाते हैं। जिससे मान लीजिए ये रचक इकाई घटक है प्यारे भाइयों, ठीक है, ये हो गया आपका रचक इकाई घटक बना रहे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ये हो गया, ठीक, इतना क्लियर। अब यहां पर मान के चलता हूं प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, सॉरी प्लस की जगह माइनस होता है, उल्टा कर दिया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। यहाँ से एक मान लीजिए ऋणात्मक आयन कहीं और चला गया, ठीक है, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए तो अब बात करते हैं, जैसे ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा यहाँ पर समझना है प्यारे भाइयों कि जैसे यहाँ से आयन निकल गया, आयन निकला, लेकिन उसके लिए उदासीनता को बनाए रखने के इलेक्ट्रॉन आ गया और यही जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है, यही जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है जिससे क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन समझ रहे ना, द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को, मतलब यहाँ पर ऋणायन रिक्ति खाली हुआ लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है, तो यही कहलाता है एफ केंद्र। और ये जो होता है ऊर्जा अवशोषित कर लेता है
जिस कारण से क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्रिस्टल से आयन जो रचक इकाई घटक है निकला, जिस कारण से वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है, जिस कारण से क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो मेन कारण है प्यारे भाइयों एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल का रंग बदलना, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, इसी कारण से क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं। एफ फर्व जो जर्मन शब्द है जिसका अर्थ रंग होता है, यह एफ केंद्र क्रिस्टलों को रंग प्रदान करते हैं। यह रंग इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाली प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखता है। ठीक, यदि सोडियम के आधिक्य को क्लोरीन के वातावरण में गर्म किया जाए तो एफ केंद्र के कारण यह पीला रंग दिखाई देता है। एक क्वेश्चन भी था कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यदि हम नमक को गर्म करते हैं, ठीक है, या यदि बात करें कि मान लीजिए नमक में पीला रंग हो जाता है, क्यों? तो यही एफ केंद्र के कारण। ठीक है, चलिए क्रिस्टल जाला किसे कहते हैं? अब इनके बारे में मैंने ऑलरेडी समझा रखा भैया कि इकाई कोशिका किसे कहते हैं, कि जैसे रचक घटक जब क्रमबद्ध के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो सूक्ष्म जो इकाई बनता है वो इकाई कोशिका कहलाता है। ठीक है, और क्रिस्टल जाला क्या कहलाता है? जब बार बार पुनरावृत्ति होती है ना, ज्यामिति का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आपका इकाई कोशिका है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो गई तो एक जालक बन जाता है, एक त्रिविम ज्यामिति का निर्माण होता है, और द्विविमीय भी ज्यामिति का निर्माण हो सकता है, त्रिविमीय ज्यामिति का भी निर्माण हो सकता है। तो कहने का मतलब इकाई कोशिका के लगातार पुनरावृत्ति से जो एक हमें ज्यामिति प्राप्त होता है उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब इकाई कोशिका की आकृति के समान एक क्रिस्टल बन जाती है। छोटे छोटे इकाई कोशिका को मिला दें तो एक छोटा बड़ा सा आपको संरचना दिखाई देगा जो कि प्यारे भाई क्रिस्टल जाला कहलाता है। सिंपल, इकाई कोशिका क्या है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए ये आपका ये क्रम से रचक इकाई घटक हैं, ठीक है, ये रचक इकाई घटक हैं। तो रचक इकाई घटक अणु, परमाणु या आयन के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहने पर जो सूक्ष्म इकाई बनता है वही इकाई कोशिका कहलाता है। इसके हम क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते सूक्ष्म इकाई मिला और यही सूक्ष्म इकाई प्यारे भाई इकाई कोशिका कहलाता है। लेकिन इसी की जब पुनरावृत्ति होती है, इसी की पुनरावृत्ति होती है इस प्रकार से, तो एक नई आकृति का निर्माण होता है और इसी आकृति को कहते हैं क्या प्यारे भाइयों? कहते हैं क्रिस्टल जाला। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जाला। ओके, क्रिस्टल जाला किसे कहते हैं? तो इकाई कोशिका की क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने पर एक हमें क्या दिखाई देती है? आकृति दिखाई देती है, या आकृति के जैसे क्रिस्टल दिखाई देता है जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। और यदि हम देखते हैं अणु, परमाणु या आयन के नियमित क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित सूक्ष्म इकाई इकाई कोशिका कहलाती है। तो इस प्रकार से आज के भैया क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, और लगभग चैप्टर 1 2021-22 का जो न्यू सेशन चल रहा है उसका हो जाता है वीडियो कंप्लीट। तो और इसके जो भी फैक्टेबल या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको कराता रहूंगा। आशा और उम्मीद है कि वीडियो पर जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।